पाठ 8 है वैद्य जी का नया उपचार। ज्ञान की बात। भोजन ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि भोजन के साथ साथ भी आवश्यक होता है। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि केवल पौष्टिक भोजन करने से तथा किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं करने से व्यक्ति किस प्रकार बिना कोई रोग के भी रोगी बन जाता है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम चंद था। अपने नाम के अनुसार ही वे बहुत अमीर थे। उनके पास काफ़ी सारा धन था। बहुत सी चल अचल संपत्ति थी। सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था। उन्हें केवल एक ही दुख था, और यही दुख सभी सुखों को गोबर बना रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। वे कई बीमारियों से पीड़ित थे। धीरे धीरे सेठ अमीरचंद की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी फेल हो गए। ज्यों ज्यों दवाइयाँ बढ़ती गई, त्यों त्यों मर्ज भी बढ़ता गया। सेठ जी और उनका पूरा परिवार परेशान था। घर के नौकर चाकर भी दुखी थे। नाते नाते और मिलने जुलने वाले लोग भी रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा की कि जो उन्हें ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच से कई डॉक्टर वैद्य चीन आए, इलाज भी किया, परंतु सेठ जी की स्थिति में कोई नहीं आया। उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन सवेरे सवेरे एक बूढ़ा वैद्य सेठ जी के पास आया। उनकी नब्ज देखी, उनके शरीर का अच्छी तरह परीक्षण किया, फिर अलग जाकर नौकरों से बात की, सभी लोगों से सब कुछ पूछा। फिर वैद्य जी सेठ अमीरचंद से मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी लगता है कि आप खाने पीने में काफ़ी कंजूसी करते हैं। सेठ जी चौंकते हुए बोले, खाने पीने में कंजूसी? वो भला कैसे? ठीक से खाते पीते तो बीमार ही क्यों पड़ते? अच्छा छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ठाक ही लेता हूँ। सवेरे खस्ता कचौड़ी पकौड़ी, एक कटोरी मलाई, कटोरा हलवा, कुछ सूखे मेवे और एक लोटा दूध नाश्ते में, तथा दोपहर को। रुकिए रुकिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। दोपहर और रात की खुराक में 2-3 गुनी तो होगी ही। वैद्य जी बीच में ही बोल पड़े, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। परांठे और पूरी तो मुझे बहुत पसंद, डटकर खाऊं फिर भी समझ नहीं आ रहा कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले, सब ठीक हो जाएगा, पर उपचार शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। वैद्य जी ने कहा। सेठ जी ने कहा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। वैद्य जी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, मेरे उपचार पर आप नाराज तो नहीं होंगे। उपचार किसी सुनसान स्थान पर किया जाएगा। सेठ जी बोले, पर भला मैं उपचार से नाराज क्यों हो जाऊंगा। शहर से बाहर आबादी से दूर मेरी कोठी है। आप वहाँ कल सवेरे से ही उपचार शुरू कर सकते हैं। फिर वैद्य जी ने अपने सहायक को अलग ले जाकर उपचार के बारे में समझाया, फिर वहाँ से चले गए। वैद्य जी समय के पाबंद थे। वे अगले दिन सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ पहुँच गए। उनका साहब 2 घंटे पहले ही उपचार की तैयारी करने के लिए उस सुनसान पर पहुँच गया था। वैद्य जी सुनसान कोठी तक पैदल चलते हुए जाना चाहते थे, लेकिन सेठ जी नहीं माने। वे हाथ नचाते हुए बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगी? 4 कदम चलते मेरा दम फूलने लगता है। इतनी दूर तक पैदल हरगिज़ नहीं चल पाऊँगा। घर पर कई गाड़ियाँ हैं, ये कब काम आएँगी? गाड़ी से चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएँगे। वैद्य जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने पैदल चलने की अधिक जिद न की। दोनों गाड़ी में बैठकर सुनसान कोठी पर पहुँचे। वैद्य जी ने वहाँ पहुँचते ही अपने सहायक से पूछा, घर की सभी तैयारी हो गई है? सहायक ने विकृति में सिर हिलाया और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे वैद्य जी उस निश्चित कमरे की ओर चल पड़े। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए, और नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, वैद्य जी ने फुर्ती से बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया।
सेठ जी कमरे के अंदर और वैद्य जी बाहर। उससे ही सेठ जी को न जाने क्या हुआ, वे ज़ोरों से चिल्लाने कूदने लगे। बात यही थी कि कमरे की फर्श तवे के समान तप रही थी, उस पर नंगे पैर रखे नहीं जा रहे थे। स्थिति यह भी थी कि कमरा बंद, फर्श तपती हुई, पैर नंगे। अब सेठ जी उछलने कूदने के अलावा कर भी क्या सकते थे। वैद्य जी कमरे से बाहर थे, उन पर सेठ जी के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने के बाद लौटा दिया। वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। फिर सेठ जी का चिल्लाना सुनता, उनके मोटे तुलतुले शरीर का उछलना कूदना। उस समय कोई देख पाता तो अपनी हंसी नहीं रोक सकता। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उसे बहुत मजा आता। सेठ जी कर दूर हो गए, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे तक तेज गति से उछलते कूदते रहे। जैसे जैसे फर्श की तपन कम होती गई, वैसे वैसे सेठ जी के उछलने कूदने की गति भी उसी हिसाब से धीमी पड़ती गई। सेठ जी वैद्य जी को जी भरकर कोस रहे थे, तालियां बक रही थी, लेकिन कमरे के बाहर खड़े वैद्य जी पूपे बहरे बने हुए थे। पूरे 1 घंटे बाद वैद्य जी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। बदहवास पसीने से लथपथ सेठ जी बड़बड़ाते हुए और गालियाँ ली। वैद्य जी धैर्य की मूर्ति बने सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बिठाया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। अब वैद्य जी, सेठ जी, मैंने ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानोगे। पहले आप 10 कदम भी नहीं चल पाते थे, अभी आप घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे। आप अच्छी खुराक लेते तो हैं, पर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। यही आपकी बीमारी है। आप कम खाएँ लेकिन नियमित व्यायाम करें, योगासन करें, सुबह खुली हवा में भ्रमण कीजिए। कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएँगे। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ-कुछ ठीक लग रही थी, इसलिए उनका गुस्सा भी शांत हो गया था। वैद्य जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार किया। उचित खान-पान, नियमित व्यायाम से कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब तो वैद्य जी से उनकी रही-सही नाराज़गी भी समाप्त हो गई। अब तो नाराज़ होने के बजाय वैद्य जी की प्रशंसा ही करने लगे।